नमस्कार, मैं संचिता भट्टाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। एंड हमारा आज का प्रोग्राम है पेंटिंग, विषय है पेंटिंग और टॉपिक है डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। और इस टॉपिक में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस कोमल पांडे। कोमल पांडे जी असिस्टेंट क्यूरेटर है नेशनल म्यूज़ियम में। आई वेलकम यू मैम। और हम अपना चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आज हमारा चर्चा का विषय है डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। तो डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट की बात जब भी हम करते हैं तो मिनिएचर की बात कहीं ना कहीं हमें आके चुभता है। तो मिनिएचर पेंटिंग है क्या चीज़? पहला क्वेश्चन मेरा आपके पास ये है। थैंक यू सो मच। अगर हम शब्द को ही देखें, मिनिएचर, मिनी का मतलब है छोटे फॉर्म में किसी चीज़ को बनाना। मिनिएचर को हम हिंदी में कहेंगे लघु चित्रकला, यानी कि जो भारतीय चित्रकला शैली रही है जिसमें अधिकतर म्यूरल पेंटिंग्स बनते थे, दीवारों पे, गुफाओं पे बड़े बड़े चित्र बना करते थे। मिनिएचर है जो चित्र छोटे फॉर्म में, छोटे फॉर्मेट में बनना शुरू हो गए, उसे हम कहने लगे मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग अलग अलग, ख़ास तौर पर जब कागज़ पर बनने लगा तब बहुत पॉपुलर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग ये है कि पेंटिंग का एक लघु रूप, एक छोटा रूप, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और जब हम मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि जैसे आप लोग कई बार संग्रहालयों में जाते होंगे, वहाँ देखते होंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स लगे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो मिनिएचर पेंटिंग है, जो लघु चित्रकला है, ये दरअसल पार्ट होती थी पांडुलिपि की, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट की। तो जैसे हम आज उनको दीवारों पर टंगा हुआ, फ्रेम किया हुआ देखते हैं, दरअसल जो इनका असली रूप होता था वो ये किताबों का, जो शाही किताबें होती थीं, जो रिलीजियस किताबें होती थीं, उनमें जो चित्र साथ में उकेरा जाता था, लेखनी के साथ, टेक्स्ट के साथ, एक मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्मेट में एक कॉम्पोजिशन बनाया जाता था जो कि आर्टिस्ट बनाता था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मिनिएचर का मतलब है लघु चित्रकला, लाइक सूक्ष्म चित्रकला भी हम कह सकते हैं। कितना छोटा छोटा उसमें चित्रकला जो कारीगरी किया गया है, और उसमें कलर का भी कितना बखूबी कायदे से निभाया गया है। सो हम इसके बारे में, आपने बहुत अच्छा कहा कि लघु चित्रकला एंड पांडुलिपि का जो एक तालमेल होती है, क्योंकि लघु चित्रकला उसी में होता है जिसमें पांडुलिपि लिखा जाता है। तो ये क्या क्या तरीका होती है, कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लघु चित्रकलास आर देयर, लघु चित्र पेंटिंग्स आर देयर, मिनिएचर पेंटिंग्स आर देयर। So let us discuss what are the different types of miniature painting, or in a Deccan style. In Deccan style. तो एक और बहुत बढ़िया बात है कि मिनिएचर पेंटिंग बनता कैसे था। जैसे आपने कलर की बात की, तो मिनिएचर पेंटिंग बनती इस तरीके से थी कि आप समझिए, एक तो ये रॉयल पेट्रोनेज से बनती थी, मतलब कि इसको जो बनाने वाले लोग होते थे वो शाही कलाकार होते थे, जिनको राजा अपने राज्य में रखा करते थे, और ये शाही कारखानों में ये कला बनाई जाती थी। और जब भी हम कोई मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जने का काम हो, क्योंकि ये पूरा अटेलियर, जो पूरा रॉयल अटेलियर होता था, जो रॉयल आर्टिस्ट होते थे, वो सब मिल करके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके पेंटिंग बनाया करते थे। अब सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कागज़, जिस पर कि मिनिएचर पेंटिंग अधिकतर तौर पर हमें मिलती है, तो वो कागज़ कहाँ से आता था? तो कागज़ के अलग अलग प्रकार हैं। जब आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे लघु चित्रकला को, तो कोई अबरी कागज़ है, कोई समरकंदी कागज़ है, कोई दौलताबादी कागज़ है, कोई फिरंगी कागज़ है। अब फिरंगी कागज़ क्या था? जो मशीन मेड पेपर आ गया बाद में। और पहले कागज़ हाथ से बना करते थे, हैंडमेड पेपर, अभी भी बहुत सारे मिलते हैं हैंडमेड पेपर्स। तो कागज़ के बड़े बड़े शीट तैयार किए जाते थे, उसके बाद उनको काटा जाता था किताब के आकार पर, उसके बाद उसमें बाकायदा रूलिंग की जाती थी,
और रूलिंग करने के बाद उसमें लिखा जाता था, और लिखने के बाद उसमें किसी ना किसी फिर वो कलाकार को दे दिया जाता था, जिसमें कि जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, शायद इनमें हम वापस आ जाएंगे। जैसे आप ये वाला चित्र देखिए, तो इसमें एक तरफ लिखावट है, ये एक बहुत ही खूबसूरत दक्कन की कला का नमूना है, जिसमें जो वासुदेव हैं, जो वो कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ ये भगवत पुराण एक हिंदू एपिसोड है, एक हिंदू टेक्स्ट है, और भगवत पुराण का फारसी ट्रांसलेशन हमें एक तरफ कोने में लिखा हुआ उसमें देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि लघु चित्रों में पूरी हमें कला दिख रही है। अगर आप नीचे देखें तो यमुना नदी है, उसके ऊपर वासुदेव हैं, वो कृष्ण को टोकरी में लेके जा रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो कृष्ण को लेकर के नंद के घर जा रहे हैं, और कृष्ण पैदा हुए थे कंस के यहाँ जेल में। तो अगर आप ऊपर देखेंगे, जो नदी है, नदी के ऊपर कुछ पेड़ पौधे हैं, और उसके ऊपर आप देखिए तो एक पिंक कलर की वॉल बनी हुई है, उसके उस तरफ जेल है, और वहाँ से निकल करके ये कृष्ण को लेकर के वासुदेव जा रहे हैं। तो कई सारे पहलू हैं लघु चित्रकला के, जिसमें से एक है कैलीग्राफी, जो हमें लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, एक है पेंटिंग, जो हमें पेंटेड देखने को मिल रहा है, और जहाँ तक मैम ने विषय की बात की, तो बहुत सारे तरीके के विषय बनते थे। तो कई बार हम इसमें रिलीजियस आर्ट देखते हैं, यानी कि या तो कुरान की कुछ आयतें लिखी जाती थीं, या भगवत पुराण में से कोई चीज़ें, कोई एपिसोड लेकर के, या रामायण में से कोई एपिसोड लेकर के लघु चित्रकला या पांडुलिपि बनती थी। और फिर एक होता था कैलीग्राफर, जिसका काम होता था सुंदर अक्षरों में उस टेक्स्ट को लिखना, और इस तरीके से वो टेक्स्ट को लिखता था। इसका मतलब थीम में ये होता है कि रिलीजियस थीम भी होती थी, साथ में मेनली रिलीजियस थीम कृष्ण भगवान का, राम का, एंड उसके बाद राजाओं का भी काफ़ी सारे इसमें विषय मिलती है। एंड नॉट ओनली दिस, इन्होंने बहुत ऐसी भी किया है, इन्होंने डेली लाइफ का भी छोटा छोटा मिनिएचर भी मिला है बाद में, ये बहुत ही बाद में आया है, क्योंकि मिनिएचर का जहाँ तक बात है, उस टाइम की मिनिएचर में स्पेशली इन्होंने राजा रानियों का जितने सारे जो उन्होंने अपने किस तरह से अपना दिन बिताते थे, या कैसे का अपना घर में जो माहौल बनती थी, इस तरह की जो प्रोग्रामें होती थी, जो जिस तरह से उन्होंने अपना लाइफ लीड करते थे, वो सारी कहानी इसमें होती थी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताएं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा अगर हम देखें, जब हम दक्कन की बात करते हैं और हमारा आज का विषय है दक्कन की कला, तो ये एक लघु चित्र एक कला का नमूना है, लेकिन बहुत सारी कलाएं हुआ करती थी। थोड़ा सा मैं आपको अगर दक्कन के बारे में बताऊं, जैसे जो हम अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो है एक टेम्पल हैंगिंग जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसमें पूरा जो सुंदरकांड है, जो रामायण का जो सुंदरकांड है, वो हमें बना हुआ दिखता है, और जो कढ़ाई से बनाया है। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे कॉर्नर में, तो वो जगह है जहाँ पर जब पहली बार हनुमान मिलते हैं राम से और लक्ष्मण से, तो वो कैसे वामन के अवतार में मिलते हैं, हमें वो देखने को मिल रहा है। नीचे अगर आप देखिए तो 10 सर वाला रावण है, वो देखने को मिल रहा है। सुरसा के बारे में हम सब जानते हैं, जब रावण लंका जब हनुमान जी समुद्र लांग रहे थे, तो सुरसा नाम की राक्षसी निकल के आती है समुद्र से, तो वो हमें दिख रहा है। तो इस तरीके की कला, यानी कि एम्ब्रॉयडरी में कला। उसके अलावा जब हम बात करते हैं दक्कन की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आती है, वो है निज़ाम के आभूषण। तो जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उनका बहुत आभूषणों का संग्रह है, जो कि अब भारत सरकार के पास है, और ये उसके आभूषण के कुछ नमूने हम सामने देख रहे हैं। और जो आप ये देख रहे हैं वो जैकब डायमंड है एक तरफ, और ये डायमंड जो कोहिनूर हीरा है जिसकी हम बात करते हैं, जो कि लंदन में है इस वक्त, लेकिन ये जैकब डायमंड इंडिया में है, और ये प्रदर्शनी में, नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रीय संग्रहालय में आता रहता है। 3 बार ये प्रदर्शित हुआ है,
और ये कोहिनूर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है लगभग। अब ये तो हो गए आभूषण के बाद हम देखते हैं एक बिदरी की कला, यानी कि मेटल वर्क किस किस तरीके के होते थे, और ये वाला जो सिल्वर प्लेट है उसमें किस तरीके से कारीगरी की गई है, किस तरीके से मोटिव्स बनाए गए हैं, ये हम देख सकते हैं। इस प्लेट की चर्चा, इस चित्र की चर्चा हम कर चुके हैं। और जैसा कि मैम ने कहा, अब हम डेक्कन पर आ जाते हैं सीधे। तो जब हम डेक्कन कहते हैं या एक मिनट आने से पहले आप हमें ये बताइए, जैसे डेक्कन कला, अगर हम इसको पर्टिकुलरली अलग से बात करें, डेक्कन कला है क्या चीज़? दक्कन कला, जब कला को हम पढ़ते हैं या जब हम कला को समझते हैं तो उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि अजंता कला, माने अजंता में जो कला बनी, जो चित्र मिले, उसे हमने अजंता कला कहा। और मुग़ल कला मतलब मुग़ल बादशाहों ने जिस कला को सजाया, संवारा, प्रोत्साहित किया, पेट्रनाइज किया, वो हो गई मुग़ल कला। अब आती है दक्कन कला। दक्कन कला वो कला है जो दक्कन, भारत के दक्कनी क्षेत्र में जो कला बनी, जिस कला का निर्माण हुआ, उसको हम दक्कन कला कह सकते हैं। थोड़ा सा स्टेट का भी नाम हाँ, बता तो दीजिए। सुल्तान जो थे दक्कन के, वो ये कला बनाते हैं। और बीजापुर है, गोलकुंडा है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका ये अगर आप देखें इस समय स्क्रीन पर, मैप में, तो मैप में मैं आपको दिखाती हूँ कि बिदार, बेरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये 5 मुख्य सेंटर्स बने दक्कन की कला के। और बाद में इसमें हैदराबाद भी ऐड हो जाता है। और तो दक्कन की कला ऐसी रही कि पूरे ये जो आप लोअर पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ये आगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो दक्कन की कला है, यहाँ पर उसका फ्लरिशिंग हुआ, यहाँ पर फ्लावरिंग हुआ, यहाँ पर दक्कन कला ने जन्म लिया और चलती रही। अब दक्कन कला में जो दक्कन के जो सुल्तान थे, वो ख़ास तौर पर प्रेरित थे जो विश्व में जो इस्लामिक कला चल रही थी उससे, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर से, सफ़ाविद एम्पायर से, और जो भारत में ही जो नॉर्थ की तरफ जो नॉर्थ में जो मुग़ल थे, उनसे भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे। जी जी। और ये मेरा ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। बीजापुर, गोलकुंडा, ये हैदराबाद का जो ये जो कला है, इसमें कुछ डिफरेंस है जिससे हमें पता चले कि ये बीजापुर का है मिनिएचर पेंटिंग और दक्कन मिनिएचर पेंटिंग? ये जो मिनिएचर पेंटिंग में डिफरेंट स्टेट में उनका अपना अपना एक आइडेंटिटी होती है, तो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होती है, जिससे वजह से हमें पता चलता है कि ये बीजापुर का है, ये गोलकुंडा का है, ये हैदराबाद का है, जो भी स्टेट का डिफरेंट उनका अपना एक आइडेंटिटी मिला के उन्होंने अपना अपना जो बादशाह थे, उन्होंने अपना स्टाइल लगाते थे। तो उसके बारे में आप हमारी लर्नर को कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैम बता रही हैं कि मैंने बताया आपको कि इस तरीके के हमारे पास प्रमुख सेंटर्स हैं। तो जो बिदार और बेरार जो सेंटर्स थे, वो ऐसे सेंटर्स थे जो बहुत जल्दी मतलब लो प्रोफाइल में आ गए, और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा 3 प्रमुख सेंटर्स रहे जहाँ पे पूरा कल्चरल कैपिटल बना और पॉलिटिकल कैपिटल बना वो वहाँ के राजाओं का। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो मुग़ल थे, उनकी सल्तनत के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, उनकी कला के बारे में हमें बहुत डिटेल में मालूम है, क्योंकि अबुल फजल जैसे बहुत सारे कोर्ट हिस्टोरियंस थे जो कि मुग़ल उनको अपना इतिहास लिखने के लिए अपने राज्य में रखते थे। दक्कनी कला का एक तरीके से आप ये कहिए कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वहाँ पे जो हिस्ट्री राइटिंग हुई, वो थोड़ी सी कम रही बनस्पत की मुग़ल कला में जिस तरीके की बातचीत हुई। तो इसलिए हमें बहुत अधिक तो नहीं पता चलता है, लेकिन अब हम थोड़ा बहुत ये पता लगाने लगे हैं कि अगर ये सेंटर है, अगर गोलकोंडा है, अगर बीजापुर है, अगर हैदराबाद है, तो वहाँ किस किस तरीके का काम चल रहा था। जैसे कि जो अहमद वन निज़ाम शाह रहे, वो दक्कन में अहमदनगर के सुल्तान रहे,
और वो नेटिव डेक्कन के ही थे। दूसरे रहे यूसुफ आदिल शाह, जो कि ऑटोमन डायनेस्टी के थे और सुल्तान बने बीजापुर के। और फिर तीसरा नाम हम पढ़ते हैं सुल्तान कुली कुतुब शाह का, जो कि टर्क थे, तुर्की थे, और वो बने गोलकोंडा के नवाब। और ये सारे, जैसे कि मैंने बताया, जो और अन्य जगह जो इस्लामिक एम्पायर था उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। अब बात आती है कि हर स्कूल की क्या खासियत थी, उसमें क्या उन लोगों ने क्या चीज़ें बनाई। छोटा सा मैं बताती हूँ, जैसे तंजौर स्कूल, तंजौर स्टाइल का जो अपना खासियत थी, प्रीसियस स्टोन्स और प्रीसियस चीज़ें उसमें, जैसे गोल्ड का एंड सेमी प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे तंजौर में। एंड ये इसी तरह से, और स्पेशली आपने बहुत सही कहा कि उनका जो अपना जो बादशाह थे, जो नवाब थे, उनका अपना स्पेशली अपना फ़ोटोज़ एंड अपना जो तरीका है, अपना जो आइडेंटिटी है, वो उसी मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू वो दिखाते थे लोगों को। मतलब वो जो पेंटिंग का ये मेन आइडेंटिटी होती है हर अलग अलग मिनिएचर पेंटिंग का। ये बिल्कुल सही कहा, प्लीज़ आप बोलिए। तो जैसे कि अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए, इसका नाम है तारीफ़े हुसैन शाही, जो मिनिएचर पेंटिंग है। अब किसी मिनिएचर पेंटिंग को हमें देखना कैसे है? अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमें साफ साफ दिखेगा कि बीच में जो है वो सुल्तान बैठे हुए हैं और उनके आसपास जो उनके अटेंडेंट्स हैं वो हैं। और हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि पर्सपेक्टिव किस तरीके से बनाया है कलाकार ने। उसने किस तरीके से राजा को किस एंगल से दिखाया है। राजा अपने जनता को सामने से देख रहा है, या राजा साइड प्रोफाइल में देख रहा है, या किस प्रकार से उसका स्टैंस क्या है, उसका लुक क्या है, और क्या क्या उसमें पैटर्न्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरा जो ये बैकग्राउंड है वो पैटर्न से किसी ना किसी तरीके से पूरा भरा हुआ है। अनदर पेंटिंग, ये भी देखिए, जो पेंटिंग है वो अहमदनगर की है, जो हम सामने देख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक स्पेशल हम कल्चरल इवेंट, जैसा कि मैम कह रही थी कि हम उनका रहन सहन जान सकते थे, तो ये कल्चरल दोहादा नाम की एक सेरेमनी होती है, जिसमें एक यंग वुमन, वो जैसे ही एक पेड़ की डाली को पकड़ती है, उसमें फूल भर जाते हैं पूरे। और ये पेंटिंग वही एक एपिसोड को दिखा रही है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जब हम ये कहते हैं कि दक्कन में कला बनी और वो ऑटोमन और सफविद से इंस्पायर हुए, जो दक्कन के जो कलाकार थे, वो कैसे कहते हैं, तो ये पेंटिंग एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि यदि आप पेंटिंग का फ्रंट हिस्सा देखेंगे, आधा भाग नीचे का देखेंगे, तो वो प्योर हिंदुस्तानी है। मतलब उसमें इंडियन एलिमेंट्स हैं, ज्वेलरी में, ड्रेसिंग स्टाइल में, कैसे साड़ी पहनी है, कैसे उनका पल्लू जा रहा है, या किस तरीके के उन्होंने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहने हैं। बिल्कुल। और वहीं अगर आप ऊपर वाला पोर्शन देखें पेंटिंग का, तो जिस तरीके के पेड़ दिख रहे हैं हमें, साइप्रस के लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं, वो इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस है। सिमिलरली नुजूमुल उलूम करके एक टेक्स्ट हमें बीजापुर से मिलता है, जो कि पेंटेड है। और अहमदनगर के बाद जो अगला सेंटर मैंने बोला था वो है बीजापुर का। और इसमें देखिए अगर आप, तो ये क्लियर डिफरेंस है, पहले वाले से एकदम अलग है कि किस तरीके से एक कलाकार ने स्पेस को काट करके पूरा ऊपर, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में किंग सीटेड है, और उसके बाद उन्होंने पूरा जो लेयर्स में किस तरीके से आर्टिस्ट ने थीम को बनाया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग बीजापुर से हमें मिलती है, और ये पेंटिंग मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों को बताना चाहूँगी जो कला बनाने में भी खास रुचि रखते हैं। इस पेंटिंग में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम कहें कि हमें कला पढ़नी है या हमें कला को समझना है, तो कई बार हमें उसको अलग अलग भागों में देख करके समझना पड़ता है। जैसे कि ये पूरी पेंटिंग है, और यदि आप इसको टॉप टू बॉटम देखें, ऊपर से नीचे तक देखना शुरू करें, तो आप इसमें देखेंगे कि दो बड़े यूनिक तरीके के जो चित्रकला है वो देखने को मिल रही है। जो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है आपको, वो थोड़ा यूरोपियन शैली जैसा दिख रहा है, बल्कि जो हमारे दूसरी तरफ जो कलर्ड पेंटिंग है,
जिसमें हम बादशाह को तंबूरा बजाते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देख रहे हैं, वो थोड़ा नेचुरलिस्टिक पेंटिंग है अगर आप उसको देखिए। और कितने भाग हैं इसमें देखिए, जो कॉर्नर्स हैं पेंटिंग के वो भी पूरी तरह इल्यूमिनेटेड है। ये गोल्ड से पूरा काम किया जाता था, गोल्ड को एज अ कलर इस्तेमाल करके। इसी से हमें पता चलता है कि ये शाही मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये एक शाही पांडुलिपि है। ये किसी ने भी नहीं बनाई है, ये राजा ने बनवाई है अपने लिए खास तौर पर। और पूरा जो उसके कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, पूरा इसको हम हाशिया कहते हैं, पूरे कॉर्नर्स में पूरा डिटेलिंग है, पूरा काम है। देन यू कैन सी बर्ड्स आर आल्सो फ्लाइंग इन द कॉर्नर्स, एंड देन देयर इज किंग हु इज शोन प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड देन देयर इज आल्सो on one side there is black and white kind of a illustration that is there, and also notice there is calligraphy everywhere, there is calligraphy. So painting was a very complex activity जो उसमें बड़े सारे उसके पहलू होते थे। रंग बनाना, रंग भरना, चित्र बनाना, कैलीग्राफी करना, जैसा कि हमने कहा। ये बहुत सही कहा आपने। ये जो पेंटिंग है, स्पेशली जो पहले वाला पेंटिंग की बात थोड़ा सा आप दिखाइए। पहले जो हम आप जहाँ दो डिवाइड किया है, हम अगर ये सोचें कि ये मिनिएचर पेंटिंग ये जो दो भागों में है और इसको जब हम इलाबोरेट कर रहे हैं तो इसका अलग से एक इसका लुक, और ये जो मिनिएचर स्टाइल में जो इनको दिखा रहे हैं, कितनी बखूबी से आर्टिस्ट बनाए थे। सिर्फ बनाई नहीं थी, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन में जो एक कंपोजिशन का जो एक मैचिंग किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और हम ऊपर का पोर्शन हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल में किया है, और नीचे का पोर्शन हम देख सकते हैं कि इंडियन स्टाइल में किया है। इसका मतलब हम ये सोच के चल सकते हैं कि मिनिएचर आर्टिस्ट जो होते थे वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और एक एक पेंटिंग बनाने में उनको काफ़ी समय भी लगता था, और रंग भरने में, रंग बनाने में, और रंग जब डालते थे एक डालने के बाद दूसरे में ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से वो बनाते थे। और दूसरी बात ये है कि वो उस तरह की तब इस कॉलेज ऑफ आर्ट भी नहीं होते थे, या इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं होता। I'm सॉरी, कॉलेज ऑफ आर्ट की बात मैं नहीं करूँगी, कोई इस तरह की इंस्टीट्यूट नहीं होती थी जहाँ से वो सीख सकते हैं। लेकिन वो कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो सारे पेंटिंग उन्होंने बादशाह के दरबार पे बनाते थे, वो बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल है। बिल्कुल। जैसे कि मैम ने कहा कि वो सीखते कहाँ पर थे, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हर कलाकार के कई बार कोई ना कोई उस्ताद होते थे जी, और साथ में बैठ के, नज़दीक बैठ करके ऐसा काम सीखा जाता था। जैसे संगीत का, जैसे संगीत का हो गया। हाँ बिल्कुल। और ये एक और हमें देखने को मिलता है जो कि मिनिएचर पेंटिंग है। ये है सुल्तान, बीजापुर के जो सुल्तान हैं उनका पोर्ट्रेट। पहले हम इसमें बात करने से पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, अगेन वेलकम यू टू ऑल। सो हम अपना प्रोग्राम जो है, हमारा टॉपिक जो है डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ है मिस कोमल पांडे, असिस्टेंट क्यूरेटर, नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली। सो मैडम, दोबारा आपको स्वागत करती हूँ। आप हम चर्चा जो कर रहे थे, जहाँ पे हम रुके थे उसके बाद से हम जैसे चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को हम जारी रखते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो हमने ये पेंटिंग देखा था लास्ट, और इसमें मैं बता रही थी कि किस तरीके से पोर्ट्रेचर हम किसे कहते हैं, जब हम हूबहू शक्ल किसी की उतारते हैं उसे हम पोर्ट्रेचर कहते हैं। और पोर्ट्रेचर की कला काफ़ी मशहूर हुई, और राजाओं ने, अपने रानियों ने अलग अलग अपने पोज में, पोस्चर में, कहीं टेरेस पे खड़े होकर, कहीं कभी कोई फूल पकड़े हुए, या कोई चीज़ देखते हुए, या अपनी मशहूर तलवार के साथ, इस तरीके से अलग अलग तरीके के स्टैंसेस में पोर्ट्रेचर बनवाए। जैसे कि हमने इससे पहले वाली जो पेंटिंग देखी थी, इसमें हमने देखा था कि राजा ने तंबूरा लेकर के, वो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये अपनी पेंटिंग बनाई है। सिमिलरली दिस इज़ जस्ट, ये उनका फेस है जो कि हम देख रहे हैं। और एक और, जैसे मैंने आपको एक पहले वाली पेंटिंग में बताया था कि हम कला को पढ़ते किस तरीके से हैं, ये जो हमारे सामने पेंटिंग है, ये बीजापुर की है और करीब 17th सेंचुरी के आसपास की है। और इसको भी हम पूरा डिटेल में एक बार देखते हैं कि हम इस पेंटिंग में क्या देख सकते हैं। यदि हमारे सामने कला आती है तो हम उसको कैसे देखें, कैसे समझें। पूरी चित्रकला ये है, पूरा चित्र ये है। अब आप इसमें देखिए, सेंटर में देयर इज़ अ लेडी फिगर दैट इज स्टैंडिंग, जिसको कि हमने योगिनी आइडेंटिफाई किया है। योगिनी, इसको योगिनी के तौर पर पहचाना गया है। और इस तरीके से पूरा जो पैनल है पेंटिंग का, इसमें सेंटर में देखिए आप, देयर इज़ योगिनी जो कि खड़ी हुई हैं। एक तरफ देखिए आप किस तरीके से जो फूल पौधे बने हुए हैं, उनको मैंने जूम करके आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको कितने ध्यान से कलाकार ने उकेरा है। और किस तरीके से थोड़े थोड़े प्लांट्स हैं, शर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, किस तरीके से पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं। और बहुत पीछे अगर आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिएगा तो ऊपर एक तरीके के पर्सपेक्टिव हमें दिख रहा है, एक तरीके का पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि उसमें घर किस तरीके से बने हुए हैं, पिंक कलर के माउंटेन्स किस तरीके के हैं। तो कभी भी जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं
तो ये हमें मिनिएचर पेंटिंग की या लघु चित्रकला की यही खास बात है कि हमें उसे एकदम गौर से देखना पड़ता है। और बल्कि यहाँ तक कि जो लोग इस विषय में काम करते हैं वो कहते हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग है, जो लघु चित्र है, वो देखने की चीज़ नहीं है, वो बल्कि पढ़ने की चीज़ है। हाँ। आप उसके एक एक विजुअल मोटिव को, एक एक विजुअल एलिमेंट को, एक एक कलर को, शेडिंग को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं, इसको हम बेसिकली एक तरीके से आर्ट हिस्ट्री या कला का अध्ययन कहते हैं। सिमिलरली मैं पोर्ट्रेचर की बात करी थी, ये एक और पोर्ट्रेचर है हमारे सामने जो कि बीजापुर के सुल्तान का है, इब्राहिम आदिल शाह II, और ये हॉकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब हॉकिंग क्या है? ये एक हॉबी हुआ करती थी मुगलों की, बादशाहों की। तो उसमें वो क्या करते थे कि उसमें वो क्या करते थे कि अपना जो फाल्कन होता था उसके साथ हॉकिंग की जाती थी। और यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, द किंग हैज़ बीन शोन सीटेड ऑन द हॉर्स। ये तो एक हम कोई भी देखेगा वो देख लेगा, लेकिन जो कला का जो स्टूडेंट है, जो आर्ट पढ़ते हैं, उनको और ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि घोड़ा खड़ा हुआ नहीं बनाया है, हॉर्स इज गैलपिंग, ऐसा लग रहा है कि घोड़ा आगे को दौड़ रहा है। पंछी बैठा हुआ नहीं बनाया है, लेकिन पंछी भी फ्लाइट के बीच में है, मतलब उसके भी पर खुले हुए हैं। और पीछे अगर आप पर्सपेक्टिव को देखेंगे, उसमें भी हम देख सकते हैं ध्यान से कि कैसे एक पंछी का जोड़ा बना हुआ है बीच में, और पूरा स्काईलाइन है लास्ट में एंड तक। तो पोर्ट्रेचर का मतलब केवल एक फेस का क्लोजअप ही नहीं, बल्कि उनका जो पूरा पर्सोना होता था, जो उनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक होता था, वो निकल करके आता है पोर्ट्रेचर। और एक चीज़ है इसमें, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड का जो कलर कम्बिनेशन है ये भी बहुत ही खूबसूरत है, जिससे हमें पूरी तरह से पोर्ट्रेट को पता चल रहा है कि ये हॉर्स जो दौड़ रहा है एंड पंछी जो उड़ रहा है, इससे पूरी तरह से पता चलता है कि इतनी माइन्यूट तरीके से उन्होंने, मतलब उसने सूक्ष्म स्टाइल जिसको कहते हैं लघु चित्रकला। बिल्कुल। तो ये जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का जो डिफरेंस उन्होंने बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत है। जी। अब एक और पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये एक वन ऑफ द पॉपुलर पेंटिंग्स ऑफ गोलकोंडा है। अब हमने बीजापुर की बात कर ली, अब हम गोलकोंडा में आ रहे हैं। हमने ये कहा था कि 3 प्रमुख सेंटर थे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। नाउ दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ गोलकोंडा आर्ट। नाउ इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, कोई भी देखेगा कि एक घोड़ा है जो गैलपिंग कर रहा है, जिसने एक पैर उठाया हुआ है और थोड़ा सा मोशन में है। लेकिन अब आप ध्यान से इस घोड़े को अगर देखेंगे, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ह्यूमन फिगर्स। वो अलग अलग लोग हैं जो घोड़े के अंदर बनाए गए हैं और घोड़े का एक शेप उकेरा गया है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट हॉर्स या कॉम्पोजिट फॉर्म, जिसमें बहुत, ये एक दक्कन कला की एक विशेषता रही। और ऐसा नहीं है कि ये दक्कन में ही आया, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। हमें अपनी मूर्ति कला में भी ये देखने को मिलता है कि कॉम्पोजिट एनिमल्स किस तरीके से तैयार किए जाते थे, जिसमें जो शरीर होगा वो चिड़िया का होगा, जो पूंछ होगी वो मगरमच्छ की होगी, जो मुंह होगा वो किसी और जानवर का होगा। तो ऐसे कॉम्पोजिट फीचर्स हमें देखने को पहले भी मिलते थे कला में। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प काम है। और आप इसको ध्यान से, अगर इसका गोल्डन वाला जो गोल्ड से जो काम किया गया, आप उसको देखिए, तो ऊपर देयर आर ड्रैगन्स, उड़ते हुए ड्रैगन हैं, पर्शियन बादल बने हुए हैं, क्रेन्स बने हुए हैं, और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये घोड़ा ज़मीन पर चल रहा है या आकाशी घोड़ा है। लेकिन कलाकार ने जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे घोड़े के मुंह के पास जो एक पेड़ बनाया है, उससे हमें ज़मीन का थोड़ा सा एहसास होता है कि ये दिस हॉर्स इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड। एंड अगेन जो कॉर्नर्स हैं, तो कलाकार न केवल सेंटर पॉइंट को खूबसूरती से उकेर रहा है, बल्कि जो पूरा पेंटिंग हैज़ टू बी एन एक्सपीरियंस। तो न कि उसका विषय पर ही ध्यान नहीं है, लेकिन विषय के जो आसपास उसको जिस तरीके से मार्जिन्स बनाने हैं, जिस तरीके से बॉर्डर्स बनाने हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये है। अब ये जो है, ये पोर्ट्रेचर है गोलकोंडा का, ये हमने कला देखी, और ये गोलकोंडा के सुल्तान हैं
जिनको हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, और इनका भी आप पोर्ट्रेचर ध्यान दीजिए कि ये अपनी तलवार के साथ हैं, जिस तरीके से बैठे हुए हैं, और साइड फेस हैं. ही इज लुकिंग एट हिज साइड, या एंड ही इज सीटेड ऑन अ रॉयल स्टूल, ऑन अ रॉयल चौकी, उस पर वो बैठे हुए हैं. और उनका स्टैंड्स देखिए आप कि किस तरीके से बनाया है. एक हमने देखे थे जो हॉकिंग कर रहे हैं, एक हमने देखे जो तंबूरा बजा रहे हैं, और एक हैं जो कि यहाँ पर ही इज़ विद हिज स्वॉर्ड. तो अब पोर्ट्रेचर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं आपको कैलीग्राफी के बारे में बताती हूँ. तो कैलीग्राफी जो इस्लामिक कला है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है कैलीग्राफी, और उसमें कितनी खूबसूरती से अलग अलग कैलीग्राफीज हुआ करती थी. नस्क, नस्तालिक, सुल्ज, कूफिक, इन सब अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो कुरान की आयतें होती थी, जो और चीज़ें होती थी, वो लिखी जाती थी. जो हम अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त, ये है किताब नौरस, और ये बीजापुर की आर्ट है. और सर कैलीग्राफी के बारे में आप बताइए, कैलीग्राफी है क्या चीज़? ओके, तो कैलीग्राफी बेसिकली क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी. और एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब कलाकार लिखता है, तो आजकल तो हम लोग अपने पेन से लिखते हैं, हमारे पास रीफिल होता है. जब पहले ज़माने में जब लिखा जाता था और जब कागज़ पर लिखा जाता था तो पेन तो आया नहीं था, तो उस समय अलग अलग तरीके के रीड का इस्तेमाल होता था, अलग अलग तरीके की डंडी या कोई फेदर, उसमें इंक डुबा डुबा करके जो कलाकार, जैसे आप इसमें देखिए ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें किस तरीके से लिखा गया है. आप सोचिए आज हमारे पास पेन है, तब भी हम में से कई लोग होते हैं जो अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाते हैं. लेकिन ये उस दौर में या तो फेदर से या तो डंडी से अलग अलग तरीके से इंक बनती थी. जैसे कि लैम्प ब्लैक, काजल को जला के इंक बनती थी, आयरन से इंक बनती थी, इंडिगो से इंक बनती थी. अलग अलग तरीके से इंक बना करके डिफरेंट कलर की इंक बनती थी, और डिफरेंट कलर से में डुबो के ही वो बनाते थे. हाँ, लिखते थे. ये एक्चुअली कैलीग्राफी इज अ बनाना, Right, इट इज right. नॉट अ राइटिंग. दैट इज व्हाई इट इज आर्ट it is ऑफ art. राइटिंग. और इसमें भी ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो चित्र देखते थे तो वो चित्र बनाते थे, तब भी बॉर्डर्स पे ध्यान देते थे. और यहाँ पे हमें कैलीग्राफी दिख रही है हमारे सामने, इसमें भी हम देख सकते हैं पूरा गोल्ड स्प्रिंकलिंग है. तो ये वाकई में जिस सोने चांदी के हम लोग आभूषण बनाते हैं, कला उनके लिए इतनी प्रेशियस थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो कला में इस्तेमाल करते थे गोल्ड का, सिल्वर का, अलग अलग प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स का. और एक तो हो गया, इसमें दो चीज़ें हैं इस कैलीग्राफी में देखने की. एक तो हो गई द आर्ट ऑफ राइटिंग, और दूसरी है द आर्ट ऑफ मेकिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, जिसे कि हम इस्लामिक कला में बोलते हैं एराबिस्क. तो वो किस तरीके से पैटर्न से पैटर्न बनते हैं. देयर इज़ रिपीटिशन. जो आप राइट साइड कॉर्नर में देखिए, एक वाज जैसा है वहाँ पर, और उसमें पूरा पैटर्निंग हमें देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से पैटर्न्स बनाए जाते थे. ये आ गया. अब हम अपने लास्ट सेंटर की तरफ आए हैं जी, जो कि है हैदराबाद. अब हैदराबाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर बना और काफ़ी लेट आया. अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर के बाद हैदराबाद स्टैब्लिश होता है. काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी समय बाद आया. और ये जो हम देख रहे हैं ये 18th सेंचुरी का मैन्यूस्क्रिप्ट है, और इसको बोलते हैं तुजुक आसिफिया. अब तुजुक क्या है? कई लोग सोचेंगे तुजुक इज़ अ डायरी. तो जैसे तुजुक बाबरी, तो बाबर ने अपनी डायरी लिखी, उसको हमने बोला तुजुक बाबरी. तो हम में से बहुत लोग होते हैं जो अपनी डायरी अभी भी लिखा करते हैं. और ये उस समय से प्रैक्टिस में था कि राजा अपनी डायरी लिखते थे कि उन्होंने रोज़ क्या किया, किससे मिले, कौन मिला, कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, राज सिंहासन कैसे चलेगा, ये सारी बातें. और ये बहुत एक मेरा फेवरेट ये मैन्यूस्क्रिप्ट है तुजुक आसिफिया. और इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो जैसा मैं बताती थी, एक तरफ कैलीग्राफी और एक तरफ पेंटिंग. और जो हम देख रहे हैं ये है मैप ऑफ हैदराबाद, जो कि
हमारे सामने हैं। और आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आर्टिस्ट ने छोटा 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 करके पेंट करके पूरे हैदराबाद सिटी को बनाया है। और सेंटर में मैंने जूम इन जो पोर्शन किया है राइट साइड में आप देखिए, उसमें राजा बैठे हुए हैं और एक फ्रेंच मैन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके के, जैसा मैम बोल रही थी कि जो उनका दिनचर्या होती थी वो हमें किस तरीके से पांडुलिपि में या लघु चित्रकला में देखने को मिलती है, ये उसका एक नमूना है। उसके अलावा हैदराबाद में और भी काफ़ी तरीके की कला बनी, और एक जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो है हैदराबाद का अल बुराक। अब जो बुराक है क्या? बुराक माना जाता है कि वो एक सेलेस्टियल पंछी है, एक माइथोलॉजिकल फिगर है जो कि इस्लाम में जिसका बहुत महत्व है। उसका प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेशन है और वो उनको ले करके जाता है, उड़ा करके ले करके जाता है। और ये भी आप ध्यान से देखिए, पूरा कॉम्पोजिट है। द फेस इज ऑफ अ वुमन, द बॉडी इज ऑफ अ लायन, और टेल इज ऑफ अ डिफरेंट एनिमल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पूरा ही, जैसे हमने हॉर्स देखा था, ये भी पूरा एक कॉम्पोजिट तरीके से बनाया गया है। और डेक्कन में एक और बहुत ख़ास बात थी, वो डेक्कन की ख़ास बात ये थी कि उसमें एक तरीके का मल्टीकल्चरलिज्म था। माने कि मल्टीकल्चरलिज्म कह लीजिए या कॉस्मोपॉलिटनिज्म कह लीजिए, कि दक्कन के जो सुल्तान थे वो अलग अलग जगह, जैसे सफ़विद, ऑटोमन मतलब ईरान से, मिडिल ईस्ट से, अरब अरेबिया से, सब जगह से उनका संपर्क था। और ये इसलिए भी संभव होता था क्योंकि उनके पास कोस्ट लाइन था। हाँ जी। वो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और विंध्याचल जो माउंटेन है, इन तीनों से घिरा हुआ रीजन हमारा डेक्कन था। और सी की वजह से, सी पोर्ट की वजह से बाहर से लोगों का आना जाना आसान हो जाता था। तो एक जो हम अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पोर्ट्रेट ऑफ मलिक अंबर। और ये ही क्लियरली वी कैन सी व्हेन वी वर लुकिंग एट अदर सुल्तान्स एंड अदर बादशाहs, they were of the Indian origin, or they looked Indian or Iranian, whatever. Here he has been shown of a particular skin tone which talks about that he came from Africa, and he was in the court of डेक्कन। अब इसीलिए जब हम कहते हैं कि कोई भी कला कैसे खिलती है, कैसे उसका प्रॉस्पेरिटी या कैसे उसमें अलग अलग आयाम आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि उसमें कितनी कला मिलती है। जैसे कि लेपाक्षी जो है वो आंध्रा में एक मंदिर है, उसमें भी म्यूरल पेंटिंग्स हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सुल्तान के आने से दक्कन में कला शुरू हुई। कला, साउथ इंडियन कला का अपना एक अलग वर्चस्व था जो पहले से ही था वहाँ पर। और सुल्तान के आने से ये हुआ कि कुछ कलाकारों को कोर्ट में कोर्ट आर्टिस्ट के तौर पर शामिल किया गया। और ऐसे ही हम अगला अगर पेंटिंग देखते हैं, ये मेरा एक फेवरेट मैन्यूस्क्रिप्ट है और इसमें मैं बात कम करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग ध्यान से देखें। ये एक बहुत फैसिनेटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसका नाम है अजाइबुल मखलूकात। और ये जो हम देख रहे हैं कला, ये बीजापुर की है। और अजाइबुल मखलूकात बेसिकली एक ऐसी बुक है जिसमें प्लैनेट्स के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, कितने सारे प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े क्या क्या होते हैं, ये उसका एक तरीके से आप समझ लीजिए एक इंसाइक्लोपीडिया है। और अब हम इसके कुछ चित्रों को देखते हैं कि किस तरीके से दिखाया जाता था। जब मैंने आपसे कहा कि प्लैनेट्स बनाए जाते थे, ये एक सूर्य का चित्र है, सूर्य भगवान। और ये बना हुआ है, हमें साफ पता चल रहा है बिकॉज ही इज रेडिएटिंग, उनके पास से बीम्स निकल रहे हैं, हमें साफ पता चल रहा है कि ये सूर्य है। सिमिलरली दिस इज मून। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बना क्या हुआ है कि एक फीमेल बैठ करके एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। और इसको जब हम इसका जो नाम दिया है, जो इन लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट में नाम लिखा है, उसका नाम है ज़ोहरा। और ज़ोहरा क्या है? ज़ोहरा इज़ द प्लैनेट वीनस दैट हैज़ बीन पेंटेड हियर। तो प्लैनेट्स के ह्यूमन मैनिफेस्टेशंस हैं, प्लैनेट्स का मानवीयकरण करके
उनको दिखाया गया है। ये बुद्ध हैं, दिस इज जुपिटर। एंड हाउ डू वी नो? क्योंकि वो ग्रीन कलर का वो पहन करके बैठे हुए हैं। इस तरीके के एंजल्स उसमें देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी फैंटास्टिकल सीन्स। जैसे मैंने बताया कॉम्पोजिट एनिमल्स हुआ करते थे, ये कॉम्पोजिट एनिमल्स का एक नमूना है कि कैसे अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग एलिमेंट्स लेकर के कंपोज किया है। शिरीन और फरहाद की कहानी है इसी किताब में। और ये कुछ जैसे हम लोग अपने साइंस में बुक्स बनाते हैं ना, कि हम प्लांट्स की लीव्स स्टिक करते हैं उसमें या पेटल्स स्टिक करते हैं उसमें और नेचर को समझते हैं तो साइंटिफिक तरीके से। तो ये कुछ पेजेस हैं जिसमें अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के, जैसे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप इसमें से बहुत कुछ पहचान सकते हैं। जैसे कि एक केले का पेड़ है जो हमें नीचे दिख रहा है, एक नींबू का पेड़ है, और जो ऊपर हमें सबसे दिख रहा है वो लौंग का पेड़ है जो कि कलाकार ने बनाया हुआ है। और किस तरीके से ये जो सारी लिपि यानी कि जो हैंड रिटन मटेरियल है और ड्राइंग जो चित्रकला है वो किताब का हिस्सा होती थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग किताब को रखते हैं, उसके बीच में एक एक पेपर लगा के, ताकि उसकी जो स्याही है उसके जो रंग हैं वो उतर ना जाएं। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें शेर और टाइगर दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया है। उसके अलावा हाथी बना है, उसके अलावा गेंडे का चित्र बना है, राइनोसर। फिर उसके बाद पंछी हैं अलग अलग तरीके के। ऑफ कोर्स वी कैन ऑल रिकॉग्नाइज पीकॉक, दैट इज़ देयर। और लास्ट मतलब उसमें और अलग अलग तरीके की बहुत तमाम चीज़ें उसमें ड्राइंग में बनी हुई हैं। और ये भी एक बहुत सुंदर फोलियो है, फोलियो यानी कि पेज, जिसमें कि हम रोज़ का चित्र देखते हैं बना हुआ है। दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ रोज़ फ्लावर। और ये जो पूरी किताब है अजाइबुल मखलूकात, इट टॉक्स अबाउट द वंडर्स ऑफ क्रिएशन। तो कुछ उसमें रियल कैरेक्टर्स हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि फैंटास्टिक कैरेक्टर्स हैं, जो रियल में नहीं है लेकिन इमेजिनेशन में हैं। अब एक और बहुत खूबसूरत चीज़ जो पेंट होती है वो है रागमाला की चित्रकला, मिनिएचर का। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टाइल रागमाला में। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी, इसमें जो एक कंपोजिशन इटसेल्फ ही कह रहा है कि कितना सुंदर रिदम है इसमें, एक बैलेंस है इसमें, एक रिदम है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम कुछ भी पिक्चर को हम देखते हैं तो बैलेंस के बिना तो होता ही नहीं है। और मिनिएचर में ये जो रागमाला का जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ये रागमाला में डिफरेंट राग की मतलब रागमाला इटसेल्फ ही बता रहा है कि राग बिल्कुल और म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो पिक्चर में जब दिखाते हैं तो इस टाइम पे जो संगीत का चर्चा का जो बहुत ही नवाब के मुग़ल दरबार में जो संगीत का जो कितनी चर्चा होती थी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो अब रागमाला हम कहते किसे हैं? हम ये जानते हैं राग क्या है, जो अलग अलग स्वर हैं, कुछ स्वरों को मिला करके राग बनते हैं। और हिंदुस्तानी या कर्नाटक शैली, जो भारत में दो तरीके का जो एक शास्त्रीय संगीत गाया जाता है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी, दोनों में ही राग का इस्तेमाल होता है। अब राग क्या है? कुछ स्वरों को जोड़ करके राग बनाया जाता है। और ऐसे ही जो राग हैं उनकी हमारे शास्त्रों में उनकी वाइव्स भी हैं जिनको हम रागिनी कहते हैं। और राग और रागिनी के मेल से राग पुत्र होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग, ये बड़ी बढ़िया बात है, जो गाने की चीज़ है, जो स्वर की बात है, जो शुद्ध कला है, जो सुनने की कला है, उसको चित्रों में किस तरीके से उकेरा जाता है। जैसे कि हमने देखा वीनस प्लैनेट को कैसे इंसान के रूप में, एक सुंदर लेडी के रूप में दिखाया गया, ऐसे ही जो राग थे उनका ह्यूमन मैनिफेस्टेशन इमेजिन किया, उनका मानवीयकरण किया गया कि अगर भैरव राग है तो वो कैसा दिखेगा, अगर भैरवी रागिनी है तो वो कैसी दिखेगी, अगर हिंडोल है राग तो वो कैसा दिखेगा। तो जो एक बीजापुर सेंटर था दक्कन का, उसमें बहुत सारी ऐसी चित्रकला बनाई गई जो कोई ना कोई राग को दर्शाती थी। और इससे ये भी पता चलता है
जो सुल्तान थे, जो राजा थे, उनकी संगीत के प्रति कैसी रुचि थी। कला के प्रति तो थी ही, और संगीत के प्रति भी कैसी रुचि थी। जैसे कि अगर आप ये पेंटिंग देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें जो पूरी श्री राग की जो वाइफ है उनको किस तरीके से दिखाया गया है। अगेन पूरा वर्टिकल पेंटिंग है, अगर आप उसको देखिए, और वो डिवाइडेड है, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, इस तरीके से पूरा पेंटिंग डिवाइडेड है। और ये बीजापुर का 18th सेंचुरी का पेंटिंग है। दूसरी राग जो हम अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो है राग मारू, और ये है बीजापुर की राग। और इसमें आप देखिए जो सेंटर में बने हुए हैं वो है राग मारू। तो मारू राग, मारू बिहाग, हम जो संगीत जानते हैं वो सब जानते हैं इस राग के बारे में। और जब हम लिपि की बात कर रहे थे या जब हम कैलीग्राफी की बात कर रहे थे तो हम अरबी फ़ारसी कैलीग्राफी देख रहे थे, और साथ ही में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संस्कृत में उसका वर्णन किया गया है। और ये कुछ तरीके की रागिनी है। ये पेंटिंग आपने कई बार देखी होगी जिसमें एक स्त्री को दिखाया जाता है, हिरन से उसके आसपास रहते हैं, उसको हम राग तोड़ी कहते हैं। और ये इस प्रकार से रागिनियाँ दिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारे साथ आप आके ये जो डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आपने जो चर्चा किया है, हमें आशा है लर्नर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर नहीं आया या आपका कुछ सुझाव है, आपका कुछ सुनना है और भी कुछ, आप हमें ज़रूर बताएंगे। हमें आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हम आपकी ये भी बात सुनने की उत्सुकता रखते हैं। और मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यहाँ आए, आप अपना समय यहाँ पे हमें दिए हैं। और थैंक यू सो मच लर्नर।